नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर थीटा ड्यू टू डाइपोल, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना। पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर थीटा ड्यू टू डाइपोल। कल हमने ये अध्ययन किया विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के बाद द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा और किस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में द्विध्रुव आघूर्ण की रचना होगी। कल हमने अनेक उदाहरणों के द्वारा ये जानकारी हासिल की है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन पोलर मॉलिक्यूल्स में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है और यह डाइपोल मूवमेंट परमानेंट होता है, स्थायी होता है। मूल कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र दोनों एक बिंदु पर कंसाइड नहीं हो पाते, संपाती नहीं हो पाते। उन दोनों के मध्य में दूरी बन जाती है। यह दूरी बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, लगभग अंगस्ट्राम ऑर्डर का होता है और इसके कारण एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना हो जाती है। जबकि हमने देखा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र दोनों कंसाइड करते हैं। और लेकिन ये चीज़ स्थायी नहीं है। आगे की इकाई में हम देखने वाले हैं कि जब ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का केंद्र कंसाइड नहीं कर पाएंगे, उन दोनों के मध्य में दूरी होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि उस केस में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना होगी, लेकिन यह रचना टेम्परेरी है, अस्थायी है, तब तक प्रभावी होगी जब तक कि विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। आज के इस व्याख्यान में हम किसी पॉइंट आर थीटा पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल है इसका मान निकालेंगे और समीकरण निकालने के बाद इस बात की विवेचना करेंगे कि यदि एक्सियल पॉइंट है, अक्ष है, अक्षीय बिंदु है अथवा निरक्षीय बिंदु है, दोनों ही केस में किस प्रकार से विद्युत विभव परिवर्तनशील होगा। और एक क्वेश्चन जो परीक्षा में कई दफ़ा पूछा है, पोटेंशियल का मान इन टर्म ऑफ ग्रेडियंट 1/r, उस मान को भी यहाँ लिखने वाले हैं क्योंकि हम पिछले अध्याय में ग्रेडियंट 1/r का जो वेक्टर आइडेंटिटी है वो ड्राइव कर चुके हैं। जरा इस डायग्राम पर नज़र करें। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जेड अक्ष के अनुदिश मैंने व्यवस्थित किया है। -q और +q दोनों आवेश हैं, परमाणु में समान हैं, ए और बी बिंदु पर स्थित है। ओ मूल बिंदु है जो उनके केंद्र पर है। मान लीजिएगा दोनों आवेश की मध्य की दूरी d है, तो निश्चित रूप से उनके केंद्र बिंदु यानी O से B तक की और O से A तक की जो दूरी है वह दूरी d/2 बन गई है। चित्र में बिंदु P दिखाया है और इस बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो r और थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट है। चित्र में r और थीटा किस प्रकार से दिखाए हैं जरा गौर करें। O से P तक की जो लंबाई है वो r हो गई है, जबकि यह OP रेखा z अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है। अब देखिएगा, हमने कुछ मान लीजिएगा बिंदु B से P तक का जो दूरी है वो r1 है और बिंदु A से P तक का जो दूरी है वो r2 है। r1 r2 हमने अपनी ओर से माना है। तो पिछले एक व्याख्यान में हमने ये बताया था किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वह होता है KQ/R, KQ/R। K
कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रॉब्लम में मुझे प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण दोनों बिंदुओं के कारण नेट पोटेंशियल ज्ञात कर लेना चाहिए और प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो पोटेंशियल है उसका मान कितना है, देखिए ज़रा। प्लस क्यू आवेश के कारण पोटेंशियल KQ/R1 तथा ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विभव है -KQ/R2 के जो कांस्टेंट है उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर है। ओके, इसलिए नेट फील्ड है बिंदु P पर इन दोनों आवेश के कारण जो परिणामी विभव मिलेगा वह होगा phi = phi1 + phi2। phi1 और phi2 के मान रख दिया तो ये हो गया KQ/R1 + KQ/R2। KQ को कॉमन ले लिया, KQ हैज़ बीन टेकन आउट, सो रिमेनिंग साइड इज़ 1/R1 + 1/R2। और इसको हम जब एलसीएम ले रहे हैं तो एक्सप्रेशन आ गया KQ/R2 - R1/R1R2। यह विभव की समीकरण ज्ञात हो गई है। अब यह जो विभव की समीकरण ज्ञात हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर सॉल्व हो गई, परंतु इसमें R1R2 आ रहे हैं और ये अपन ने अपनी तरफ से माने हैं, और जो अपने को ज्ञात करना है विभव का मान वो R θ के पदों में ज्ञात करना है। इसका अर्थ हुआ कि हमको R1R2 को R θ के पदों में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस R1 एंड R2 इन टर्म ऑफ R एंड θ। इस काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P से एक ml चाप खींच रहे हैं। ध्यान रहे जो ये डिस्टेंस है स्मॉल r चित्र में, इसका मान स्मॉल d दोनों आवेशों की मध्य की दूरी से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण जो चाप खींचा गया है ml, हम इस ml को एक सरल रेखा मान सकते हैं, और जब हम इसे सरल रेखा मानेंगे तो ml जो रेडियल है वह AP और BP पे परपेंडिकुलर होगी। अब जरा देखिएगा डायग्राम की स्थिति को पुनः। चित्र में BOP थीटा बता रखा है, और इसी प्रकार से MBO थीटा है, एक अंतर कोण हो गए, और चूंकि डिस्टेंस का मान बहुत कम है इन कंपैरिजन R, इसलिए OAL ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी थीटा हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिएगा। त्रिभुज MBO से ये एंगल MBO थीटा है, इसलिए MO/BO बराबर हो गया cos थीटा। cos थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, इसलिए BM बराबर हो गया BO cos थीटा। BO जो डिस्टेंस है डायग्राम से वो d/2 है। इट मीन्स BM = d/2 cos थीटा। इसी प्रकार से नीचे वाले ट्रायंगल को देखें ज्योमेट्री से, OAL ट्रायंगल से। एंगल ऑफ OAL अगेन थीटा, इसलिए cos थीटा का मान निकालिए आधार बटा कर्ण से, तो कितना हो गया है AL/OA। इट मीन्स AL = OA cos थीटा। OA is again d/2, so AL is reduced to take the form d/2 cos थीटा। अब पुनः ज्योमेट्री पर आ जाइए। ज्योमेट्री पर हम क्या देख रहे हैं, R1 का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक था, BP तक था। अब हमने ML चाप को खींचा है, इसलिए MP डिस्टेंस से यदि MB को घटा दिया जाए तो R1 मिल जाएगा,
और उसी प्रकार से R2 जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस A से P तक है, लेकिन जो चाप खींचा गया ml है, तो इसलिए हम R2 के लिए क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस AL। तो इस प्रकार से लिख करके हम R1 और R2 को लिख सकते हैं। तो R1 इज इक्वल्स टू MP माइनस MB एंड MB इज इक्वल्स टू D/2 cos थीटा। देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू R माइनस D/2 cos थीटा। In a same way, R2 means AL plus LP, okay, and AL is equals to D/2 cos theta, whereas LP is equals to R, so it become R plus D/2 cos theta। तो इन दोनों समीकरण से R1 और R2 की जो दोनों समीकरण हैं और इस ज्योमेट्री का मदद लेते हुए हमने मान निकाल लिया है। R1 इज इक्वल्स टू R माइनस D/2 cos थीटा, वेयर एज R2 इज इक्वल्स टू R प्लस D/2 cos थीटा। R1 और R2 के जो मान जो पहली समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित कर दें, तो प्रतिस्थापित करने पर R1 R2 का मान रख दीजिएगा। जो हमें फॉर्म मिलेगी वो हो गई KQD cos थीटा डिवाइडेड बाई R² माइनस D²/4 cos स्क्वायर थीटा। मैंने अभी आपको बतलाया था कि जो रेडियल डिस्टेंस R है इसका मान दोनों आवेश की मध्य की दूरी से बहुत ज़्यादा है, और दोनों आवेश के मध्य की जो दूरी मिलती है जनरली एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की मिलती है। और हम जानते हैं जब इतनी छोटी दूरी है उसका स्क्वायर यदि करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर साइड का सेकंड टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और नीचे केवल R² रह जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो गया KQD cos थीटा बाई R²। कल जैसा आपको बताया था QD आवेश और दोनों आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, जिसको हम P से लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऋण आवेश से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, इसलिए P के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है। सो इट बिकम KP cos थीटा बाई R², वेयर P इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट। धन्यवाद। आज की बात को यहाँ समाप्त करते हैं, कल पुनः प्रारंभ यहीं से करेंगे। धन्यवाद।